अमन को प्रीति से प्यार करते 5 साल बीत गए, लेकिन कभी भी प्रीति से इजहार नहीं कर पाया। यानी प्रीति को ये तक नहीं पता था कि अमन उससे प्यार करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रीति को झूठे प्यार के चक्कर में बदनाम कर दिया था। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक रियल लव स्टोरी पर आधारित है। आपको बता दें कि जब प्रीति की शादी तय हो गई तो अमन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, 5 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया और अब हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। इधर प्रीति अपने हमसफ़र को पाकर इतना खुश थी कि उसकी एक झलक मिलना मुश्किल हो गया था। आखिरकार जब प्रीति ने घर से निकलना बंद कर दिया था और अपने पति बलराम से हमेशा फ़ोन पर चिपकी रहती थी, यह नहीं प्रीति का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इधर अमन अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था मानो वो जिंदा लाश हो गया था। अब करता ही क्या, सब कुछ तो खो चुका था। लेकिन अमन ने हिम्मत जुटाकर कोशिश की, लेकिन प्रीति उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। अब उसने अपनी सारी दास्तां सुनाई तो प्रीति ने फौरन दूर रहने की हिदायत दी और अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आता जा रहा था। इधर अमन की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसने प्रीति से शादी के मात्र 2 दिन पहले साथ भाग जाने की जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहाँ मुमकिन था और उल्टा लड़की ने अपने परिवार वालों को बोल दिया। अब अमन के लिए एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज प्रीति की शादी का दिन है। इधर अमन गांव छोड़कर बलराम के यहाँ पहुँच गया। वहाँ उसने सब कुछ सच बताया। इसके बावजूद बलराम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अमन को ये बात समझ नहीं आई और उसने वापस आकर शादी के दिन ही बलराम को मौत के मुंह में उतार दिया। अब प्रीति के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे। पुलिस आई, प्रीति से पूछताछ करने लगी। प्रीति ने पुलिस को अमन के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने अमन को उठा लिया और थाने लाए तो अमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज अमन जेल की 4 दीवारों के बीच है। दोस्तों, ऐसे में आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उससे अपनी बात कहें, ना कि बदला लेने की कोशिश करें। ऐसे में अंजाम बुरा होता है, जैसे कि अमन के साथ हुआ। ये कहानी एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था। ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रही थी तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे पर काँप रहा था। उस बूढ़े आदमी के आंखों में सिर्फ आंसू थे, न पहनने के लिए कपड़े, न कंबल। उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहीं थोड़ी देर रुकी और उस आदमी से उसके हालत के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ से कॉलेज चली गई। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में बताने जा रही हूँ। आप भी जाने कि आज के बेटों की सोच किस तरह हो गई है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है जब एक बूढ़े माँ बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। ना जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता? उसकी आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, मेरा भी एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। न सोचा था मैंने कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था,
पर मेरे बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छा गया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं, जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहाँ से चली गई, उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में कि मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ हर बेटे को, मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज है जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी, वहाँ सभी अजनबी चेहरे ही थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डब्बे में ही बैठना पड़ा, मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया, ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इसी कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसे का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नज़र आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पर मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पर, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाल दिया और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। माना कि ये औरतों और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुद के लिए उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा है जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा है। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी, पर हाय, वो तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई।
आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर और वक्त गुजरा, माहौल वैसे का वैसा। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी बोला कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया। तो फिर मैं बोली किसी काम से जा रहे हो? वो बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वो अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूं किस काम से जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी से निकला बताओ क्यों जा रहे हो। फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत कर फिर से पूछा कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराते हुए बोला यहीं मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वो दिल्ली से कानपुर तक का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। बोला क्यों रो रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई तुम मर्द होना नहीं समझ सकते। वह बोला क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हूँ जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला तो पति को तो समझाना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली सॉरी, यूं ही पूछ लिया। अब तो परिपक्व हो गए हो, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते डरते पूछा तुम्हें छू लूं? वह बोला पाप नहीं लगेगा। मैं बोली नहीं, छूने से नहीं लगता।
और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू की उसकी ड्यूटी थी, चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर, वर्णन नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज की डोर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डब्बे का टिकट लिया है मैंने। अकेली हूँ, ना जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र है। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। पूरे 4 साल बाद अश्विन कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए अश्विन काम करता था। अश्विन अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अश्विन की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्विन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अश्विन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे तो बच्ची को, वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अश्विन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़रूरी था मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्विन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अश्विन की तरफ देखने लगी। अश्विन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ, बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वो शोभा को ही देखना चाहता हो। अश्विन से नजरें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्विन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद अश्विन शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। अश्विन ये बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा करने देता हूँ, बाद में बात कर लूँगा। अश्विन अपने परिवार वालों के साथ बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्विन को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। अश्विन चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन।
सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोते वक्त अश्विन और शोभा अच्छे से मिले। अश्विन शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था। इसलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी, उसकी छोटी बच्ची रोने लगी तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्विन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो अश्विन उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अश्विन बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अश्विन सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्विन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अश्विन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही जिसे अश्विन शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम सी है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में है, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अश्विन शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अश्विन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अश्विन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते हुए देखेगा तो वो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। अश्विन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने अश्विन को समझाया, अश्विन भी उनकी बातों में आ गया। अब अश्विन शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अश्विन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यही कुछ काम कर लो। अश्विन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अश्विन कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोचने विचार करने के बाद अश्विन ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी कुछ काम कर पाएगी और वो घर से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वो अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अश्विन को मंजूरी दे दी। अश्विन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती और अश्विन घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अश्विन के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वो वहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता था। अश्विन अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मशरूफ़ रहता था। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्विन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में अश्विन के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और तकलीफ से गुजर रहे अश्विन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था?
जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अश्विन को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अश्विन की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में हो। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वो विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की, धन कमाया और अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर गया। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान का सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं तो क्यों ना सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंच उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदार को इशारे से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर बहुत चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से में आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहता और यहाँ यह अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुली। आंखें खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देख तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों पर गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटे को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुकें और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें क्या सही है क्या गलत। पिता की सीख। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम था किशन। किशन बहुत वीर था और सभी प्रकार के युद्ध विद्याओं में पारंगत था। किशन वीरता के कार्य करना चाहता था, परंतु उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिलता था।
उसने एक दिन अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह बाहर घूमने जाना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। घूमने जाने से पहले उसके पिता ने किशन को बुलाया और कहा, तुम्हें 3 खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहला यह कि कभी भी अकेले यात्रा मत जाओ। दूसरी बात कि जहाँ भी विश्राम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो। अपने देश के जंगलों में भालू बहुत है, उनका सामना कभी ना करना, और यदि भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू ऐसे लोगों को कभी नहीं छेड़ता है। पिता की सीख लेकर किशन घूमने के लिए रवाना हो गया। उसकी देखभाल के लिए पिता ने 2 आदमी उसके साथ भेजे, परंतु वो अकेले घूमना चाहता था। किशन उन दोनों को चकमा देकर भाग गया। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में थोड़ी देर ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने से शेर गुजरता हुआ उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला था। उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहाँ से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही उसने जैसे ही कटार निकालने के लिए कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे कटार ना मिली। वह कटार वहीं भूल गया था जहाँ उसने विश्राम किया था, परंतु उसे अब वह जगह याद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे 2 भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसने अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई कि भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वहीं सांस रोककर लेट गया। भालू वहां से बिना कुछ हानि पहुंचाए अपने रास्ते चले गए। भालू के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचा जहां उसने विश्राम किया था। उसे वह जगह ढूंढने पर भी नहीं मिली और ना ही कटार मिली। वह बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी धूप में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बगीचा और सरोवर दिखाई दिया। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतार कर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं हैं। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी नज़र फिर पेड़ के ऊपर गई तो उसे पेड़ पर बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। उससे सोचा, पिताजी ने ठीक ही कहा था कि सफ़र में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा ना होता। कपड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने बंदरों पर पत्थर फेंके तो उसके जवाब में बंदरों ने उस पर कपड़े फेंके। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए थे, परंतु वह फट गए थे। उसे मजबूरी में ही फटे कपड़े पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर घर वापस आ गया और उसने अपने पिता से सफ़र में हुई सारी मुश्किलों को बताया और पिता द्वारा बताई गई बातों को ना मानने पर उत्पन्न हुई परेशानियों को बताया और माफ़ी मांगी। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुभव हुआ और इन्हीं अनुभवों से ही आदमी कुछ सीखता है। दोस्तों, आपको ये कहानी पिता की सीख अच्छी लगे तो कमेंट करें और इसे शेयर भी करें। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वो एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर आता था और उसी कोटर में आ करके बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख गया है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता जाने को तैयार
नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है। और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। यह कोटर घर है मेरा, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूट जाता है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाओगे, उससे बात नहीं करोगे, मुंह मोड़ लोगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये कहानी आपको लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेस पाने का हौसला देगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम राम था और दूसरे का नाम हरि था। राम की उम्र 15 साल थी और हरि की उम्र 10 साल थी। दोनों गहरे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से दूर जंगल में जा पहुंचे। लेकिन उनके साथ भूलवंश ये हादसा हुआ कि जो बड़ा दोस्त राम था वह कुएं में गिर गया। कुआं खाली था, लेकिन हरि परेशानी में था, क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत चिल्लाया और मदद की गुहार लगाई, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। उसके बाद उसने दिमाग लगाया और उसको एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसने रस्सी को कुएं में डाला और राम को बोला कि वो इसमें बैठ जाए और इसकी सहायता से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब हरि अपनी पूरी ताकत से उसको खींचने लगा। बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उसने हार मानी नहीं और अंततः उसने कुएं से उसको बाहर निकाल लिया। दोनों बहुत खुश थे। जब वो गांव में आए और लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक बच्चा खुद से 5 साल बड़े बच्चे को कैसे खींच सकता है। किसी को भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये बच्चे सच ही तो बोल रहे हैं। फिर वो बोले कि बात ये नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ, बात सिर्फ इतनी सी है, ये बच्चा ये सब कैसे कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। उन्होंने कहा क्योंकि वहां पर इस बच्चे को ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए जो ये कर रहा था इससे विचलित नहीं हुआ और इसको विश्वास था कि ये कर पाएगा और इसने कर दिखाया। अगर वहाँ कोई और होता जो इस बच्चे को ज़रूर बोलता कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो शायद वो ना कर पाता, लेकिन उसने कर दिखाया। बस यही मर्म है कहानी का।
लोग आपको गिराएंगे, नीचा दिखाएंगे, आपको कमतर आंकेंगे, लेकिन आपको लोगों की बातों को नजरअंदाज करना है। एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे रहते थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बेहद प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उसे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना पड़ता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित है उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो होता, लेकिन ईश्वर की दी हुई उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। पराई थाली का घी। गांव से बाहर निकलते ही सड़क के दोनों ओर 2 मकान बने हुए थे। एक मकान बहुत बड़ा था और दूसरा बहुत छोटा। दोनों घरों में 2 परिवार रहते थे, जिसमें छोटे बच्चे भी थे। बड़े घर में पीकू और छोटे घर में नीकू रहता था। 2 परिवार अपने अपने काम में मस्त रहते थे। जब नीकू गलियों में खेला करता तो पीकू अक्सर घर के ऊपर जाके उसको देखा करता था। नीकू गलियों में दोस्तों के साथ कंचे खेलता, कभी टायर दौड़ाता तो कभी कुत्तों के साथ खेलते। पीकू का मन करता कि वह भी उनके साथ जाकर खेले और खूब मज़े करे, लेकिन उसकी मम्मी उसको जाने नहीं देती। जब कभी
पीकू वहाँ जाने की जिद करता तो उसकी मम्मी बोलती कि तुम यहीं अपने घर में खेलो, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं जितने पूरे गांव में नहीं होंगे। दूसरी तरफ नीकू जब पीकू को देखता तो उसका मन उसके खिलौनों में लग जाता। पीकू अपनी साइकिल चलाता, कभी स्विमिंग टब में मस्ती करता तो कभी गन से सभी को वाटर फायर करता। ये सब देखकर नीकू का भी मन करता कि काश उसकी जगह मैं होता तो मेरे पास इतने सारे खिलौने होते। लेकिन क्या करे, दोनों की अपनी अपनी किस्मत। एक के पास खिलौने हैं लेकिन उसको अच्छे नहीं लग रहे, तो दूसरे के पास दोस्त और आज़ादी है लेकिन उसका मन खिलौनों में लगा हुआ है। कहानी की सीख, आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहो। पराई थाली का घी शक्कर आपको हमेशा मीठा ही लगेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेस पाने का हौसला देगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राजा के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। कहानी से सीख। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व, किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्ण हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेस पाने का हौसला देगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम सा बैठा हुआ था।
प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पे भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया, फिर स्वयं ही किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, छात्र बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ा चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वह बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। हाथी और दर्जी। सालों पहले एक गांव रत्नापुर में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था, जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर में लेके जाता था। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत सत्कार किया करता था। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता था। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। ये सब हाथी और पुजारी की रोज़मर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका तो दर्जी को शरारत करने का दिल हुआ। उसने हाथी को केला देने के बाद अपने हाथ में सुई रख ली। जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए कराने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगा। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने अपनी सूंड में कीचड़ भर लिया था। दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया।
उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, बल्कि उसकी दुकान के सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। इस सब से दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो किया था उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथी के पास भागकर गया। उसने हाथी से माफ़ी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था उसका नतीजा यही होना चाहिए। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था। उसी दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहानी की सीख। दर्जी और हाथी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं। मूर्ख कौवा। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसे अपने काले पंख जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह जब मोरों के सुंदर पंख देखता तो उसे अपने आप से नफरत होने लगती। वह सोचता, काश मैं भी इनकी तरह सुंदर होता। एक दिन उसे जंगल में कुछ मोर पंख बिखरे दिखाई दिए। उसने उन पंखों को उठाकर अपने पंखों के ऊपर लगा दिया। फिर वह कौवों के झुंड में पहुंचकर बोला, तुम लोग कितने गंदे हो, मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता। और वह वहां से उड़कर मोरों के झुंड में जाकर बैठ गया। मोरों ने जब मोर पंख लगाए हुए कौवे को देखा तो उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, इस कौवे को देखो, बेचारा मोर बनना चाहता है, इसे सबक सिखाना चाहिए। यह कहकर उन्होंने कौवे के सारे मोर पंख नोच लिए और उसे वहां से भगा दिया। वहां से कौवा अपने पुराने मित्रों के पास गया, पर उन्होंने भी उसे वहां से यह कहकर भगा दिया, जा, हमें तुम्हारी दोस्ती की जरूरत नहीं है। शिक्षा। अपनी कमियों को स्वीकार कर अपने गुणों को पहचानो। चींटी की सूझबूझ। गर्मियों के दिन थे। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में दुबक्के बैठे थे। पक्षियों ने भी घने पेड़ों पर शरण ली हुई थी। टिड्डा भी झाड़ियों में छिपा बैठा था। पर एक चींटी गर्म दोपहरी में भी अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। टिड्डा चींटी का मजाक उड़ाते हुए बोला, इतनी तेज धूप में भी तुम चैन से बैठने की बजाय खाना इकट्ठा कर रही हो। जैसे कि अकाल पड़ने वाला हो, आराम से किसी ठंडी जगह पर बैठो और मौज मस्ती करो। चींटी बोली, मेरे पास मौज मस्ती करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सर्दियां आने वाली है और मुझे ढेर सारा भोजन इकट्ठा करना है। टिड्डे को जवाब देकर चींटी फिर अपने काम में जुट गई। गर्मियों के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। टिड्डे को बहुत जोर से भूख लगी और उसे कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। अंत में वह चींटी के घर गया और उससे कुछ खाने को मांगा। चींटी बोली, जब मैं भोजन इकट्ठा कर रही थी तब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। शिक्षा। हमें वर्तमान का आनंद लेते हुए भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए।